अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ हाई। मैं हूं मेहर बुखारी। आज का दिन दो हवालों से बड़ा ही गमगीन रहा है। पेशावर के एक मदरसे में दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के खून से होली खेलकर दहशतगर्दों की कमर तोड़ने के दावों पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया। नाज़रीन, 4 दिन कबल नेक्टा की जानिब से वाज़े थ्रेट के खतरात से आगाह कर दिया गया था और इसके बावजूद मासूम जिंदगियों की हिफाजत यकीनी ना बनाई जा सकी। एक ऐसे वक्त में कि जब हम देख रहे हैं अपोजिशन और हुकूमत बाहम दस्तो गिरेबां हैं, दहशतगर्दी की इस लहर का दोबारा सर उठा लेना भी खतरात से कम नहीं। इसको बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। कौन कौन से और दीगर असरात हैं जो मुरतब हो सकते हैं या फीलर्स दिए गए हैं इस अटैक के बाद, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन जहन में रखिए, लीडर्स का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासत के तेवर देखकर दहशतगर्द मुतहर्रिक होते हैं, क्योंकि यही इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कंट्रोल लाइन पर छेड़छाड़ को मियां नवाज शरीफ की परेशानी का सबब गर्दानते थे। और दूसरा गमजदा कर देने वाला जो हवाला आज का वो मजलूम कश्मीरियों का है कि जो 7 दहाइयों से जुल्म की सियाह रात में अपने लहू से आज़ादी का चिराग रोशन किए हुए हैं। आज से 73 बरस पहले जाबिर भारत ने वादी में अपनी फौजें उतार कर जम्मू और कश्मीर पर कब्जा कर लिया। इन 73 बरसों में मजलूम कश्मीरियों ने अपने जवान बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी इज्जतें लुटा दी, अपनी नस्लें तबाह कर दी, मगर उनकी आहो बका पर किसी ने कान नहीं धरे। आलमी इदारा इंसाफ हो, हकूक इंसानी की आलमी तंजीमात हों या फिर UN के प्लेटफॉर्म पर जमा कराई गई करारदादें, किसी का दिल नहीं पसीजा। जुल्म की इस तारीख रात में फिर गुज़िश्ता 5 अगस्त को हिंदू बनिए इंतहा पसंद मोदी सरकार ने गैर कानूनी इकदामात के जरिए मकबूजा वादी की हैसियत ही बदल देने का इरादा कर लिया और इन कवानीन में तब्दीली के जरिए मकबूजा वादी पर कब्जे को जवाब बख्श दिया गया और मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने का घिनौना अमल शदोमत से जारी है। मगर जुल्म फिर भी जुल्म ही है, ये मिट कर रहता है। जुल्म की ये रात कितनी ही तवील क्यों ना हो, मगर हमारा पुख्ता यकीन है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब जुल्म की इस तारीख रात की सहर जरूर तुलू होगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ये तहरीक आज़ादी की तहरीक है, मुफादात जमहूरियत के नाम पर इक़्तिदार की तहरीक नहीं। इसी हवाले से आज बात करेंगे कि हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। अपोजिशन का इत्तेहाद है, जमहूरियत का भरम, या फिर गरीब की रोटी, या फिर मियाँ साहब की वापसी। These seem to be the biggest issues that we are juggling with right now. एक छोटा सा वक्फे के बाद खुश आमदीद कहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लिमानी अफेयर्स अली मोहम्मद को और सर तारिक फजल चौधरी साहब को, PMLN के रहनुमा हैं। सरदार अख्तर मैंगल साहब से भी बात करेंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। अली मोहम्मद साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। पहले तो सर बताइएगा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है पेशावर मदरसे के ब्लास्ट से, विच ऑफ कोर्स मींस कि ये बात ज़्यादा जो है संजीदा हो जाती है। एक लहर सी महसूस हो रहा है कि छिड़ने वाली है एक दफ़ा फिर मुल्क के तूल, और इसके अंदर हम बलूचिस्तान में भी देख रहे हैं, ये अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी। इसको कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है और एट दिस पॉइंट इन टाइम जब इसको नथी किया या इसको देखा जाए एक हुकूमत और अपोजिशन की रिफ्ट के अंदर, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं लगता है कि केयरलेसनेस है या लैक ऑफ अटेंशन है फ्रॉम द लीडरशिप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिस तरह आपने उसका जिक्र किया भी है, और जितना भी उसकी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ये एक ट्रेडिशनल सी बात हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि बहुत दुखी कर देने वाले दिन था आज। मदरसे के मासूम बच्चे और उलमा कराम और तलबा को जो है वो टारगेट किया गया, और वो उसी तरह वो एक याद ताज़ा की गई, एक खूनी याद आर्मी पब्लिक स्कूल की। लेकिन मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला के करम से इस तरह के वाक़यात से हमारी फौज, हमारे इदारे जो है वो निपट चुके हैं। आज मैंने ये एक ट्रेंड देखा, मुझे लगा, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगा कि गैर ज़रूरी तौर पे इदारों को टारगेट किया गया इस तरह से कि बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि मंजर आम पे नहीं आते, क्योंकि वो फॉइल्ड हो जाते हैं, वो कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन कहीं कहीं आपकी इस तरह के वाक़यात भी होते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अगर जब मुस्तकिल इस तरह के वाक़यात काफ़ी अरसे तक नहीं हो रहे थे तो दुश्मन जो है वो बेखबर था। ये भी तो हो सकता है कि दुश्मन कोशिश कर रहा था लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी।
अच्छा, अली मोहम्मद साहब, कता कलामी माफ सर, क्योंकि आपने एपीएस का वाकया भी याद दिलाया और हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी आपके एडवाइजर मोहिद यूसुफ साहब ने ये कहा, इंटरव्यू भी दिया एक भारतीय सहाफी को, और ये कहा कि उसके पीछे भी हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि भारत से ताने बाने मिल रहे हैं, और जब एन उस वक्त जब वो एपीएस पे अटैक हो रहा था तो कनेक्टेड थे तब दहशतगर्द, और उनको अहकामात भारत से जारी किए जा रहे थे। सो क्या आपको लग रहा है कि आज भी जब ऑपोजिशन और हुकूमत बाहम दस्तों गिरे बां हैं तब भी इन फॉल्ट लाइंस को अटैक किया जा रहा है? इट्स कॉल्ड द अजित डोवल डॉक्ट्रिन। देखिए, जहां तक हुकूमत और अंदर से इनको इतना गैर मुस्तहकम और अनस्टेबल कर दो कि अपने सारे अज़ाइम पूरे हो जाएं। जहां तक हुकूमत और अपोजिशन का ताल्लुक है तो हम तो सब, आप और हम सब जो है वो पाकिस्तानी हैं, और इस तरह का जो भी वाकया होता है, मुसलमान तो दूर की बात है, कोई इंसान अगर अपने आप को इंसान कहे तो ऐसे कोई अमल वो नहीं कर सकता। लेकिन आज 27 अक्टूबर का दिन जो कश्मीर ब्लैक डे था, और उस दिन ये होना, इस बात को बईद कयास नहीं करार दिया जा सकता कि हिंदुस्तान का इसमें हाथ हो, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है, जो सेक्टेरियन वायलेंस को भरा जाता है या एथनिक वायलेंस को, या हमारी ये फॉल्ट लाइन जो टेररिज्म है उसको अगर कोई यूज करता है तो जाहिर हमारा असली दुश्मन हिंदुस्तान ही हो सकता है। लेकिन मैं ये फिर दोबारा ये जरूर कहना चाहूंगा कि इस तरह के वाकयात जो हैं उसके लिए जरूरी है कि ये चीजें हमें इकट्ठी करें, हमें जोड़ें, बजाय इसके हम एक दूसरे पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो है अटैक्स करें। बेहतर ये होता है कि इस तरह के वाकयात उसको आप असेस करें। जिस तरह भी आपका एक सवाल था, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट सवाल था कि क्या हुकूमत की तरफ से इस पे कोई कमजोरी तो नहीं है या तवज्जो में कोई फुकदान तो नहीं है। मैं नहीं समझता तवज्जो का कोई फुकदान है। हर इदारा और हर मिनिस्ट्री अपना काम कर रही है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के तहत ये सारा आता है, और उसके साथ साथ जो इंटरनल या एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसके लिए आपके साथ इदारे मौजूद हैं और वो तनदेही से काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक सिर्फ मैं एक थोड़ा सा और इसमें ऐड करता चलूं बिफोर यू क्लोज मी आउट ऑन दिस सेगमेंट, कि मैंने ये एक दो तीन जगह कुछ हमारे बड़े मुस्तनद लोगों से ये बात सुनी जो सोशल मीडिया पे आई, मैंने देखा उनके बयानात कि अगर थ्रेट अलर्ट जारी होता है तो आप फिर जो है उसको पकड़ते क्यों नहीं है, या इस तरह की भी बात हुई कि सियासतदानों के पीछे या जर्नलिस्ट के पीछे जाने की बजाय आप जो है दहशतगर्दों को पकड़ें। मैं समझता हूँ ये बात नहीं है कि अपने इदारों को इस तरह से हम अटैक करें। थ्रेट अलर्ट्स भी जारी होते हैं, उसका एक मैकेनिज्म होता है, आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि 100% एग्जैक्ट हो। अगर आपको 100% एग्जैक्ट मालूमात है कि यहाँ अटैक इस जगह पे हो जाएगा, उसको तो आप कवर कर सकते हैं। थ्रेट अलर्ट जनरल होती है, किसी इलाके के लिए आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है बॉर्डर पार से कहीं से भी। दो आई एम नॉट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर, तो मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये मेरी असेसमेंट है, ये मेरी एक जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं उसी इलाके से मेरा ताल्लुक है जिधर से खून की होली खेली गई है पिछले 10-12 सालों से। तो मेरे अपने इलाके में एक दफा कुछ धमाका हुआ और 45 बंदा जो है सर मिनिस्ट्री वजीर दाखिला उतने इनएक्टिव हैं जितने एक्टिव चौधरी निसार थे एज वजीर दाखिला। आई मीन एक पोल्स अपार्ट, और ये भी खबर आ रही है कि शायद उनका भी तबादला होने वाला है। मगर अगर आप मुझे इजाजत दीजिए, सरदार अख्तर मैंगल साहब हमारे साथ मौजूद है, बीएनपी मैंगल के चेयरमैन हैं, वजीर आला भी रह चुके हैं। मुझे मैंगल बहुत शुक्रिया आपका साथ देने को। इससे पहले मैं आपकी और मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जी मैंगल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज जी क्लियर नहीं आ रही है। मैंगल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैंगल साहब, इससे पहले मैं मरियम साहिबा और आपकी मुलाकात के हवाले से चंद सवालात आपसे करूं। ये जो अटैक हुआ है पेशावर के अंदर, और जरा सी एक एप्रीहेंशन है और ये तहफुजात महसूस होने लग गए हैं कि एक बार फिर जो है एक लहर उठने लगी है, सर उठाने लगी है। ये आप भी महसूस कर रहे हैं, या दिस इज ये प्रीएम्प्टिव एक हमारा एक एप्रीहेंशन है बिकॉज वी सफर्ड सो मच इन द पास्ट? बड़ा जी अफसोसनाक वाकया हुआ है, जब आज दोपहर को इस वाकये का इल्म हुआ। लेकिन कुछ अच्छे से ये वाकयात जो है थम गए, फिर अचानक से जो है ना जो गुज़िश्ता एक दिनों कोयटा में जलसे के दौरान 25 तारीख को हुआ था हजारगंजी में, और आज ये फिर वाकया हुआ है। अब मैं नहीं समझता इसके पीछे क्या अवामिल हैं। हुकूमत तो काफी अर्से से चल रही है, ये जो थ्रेट्स थे जो अपोजिशन की एहतजाज के दौरान जो थ्रेट्स थे वो अभी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, या कोई और वजह है, हम तो हाथ दूर बैठे हुए पर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन जो भी है, मैं समझता हूँ ये इस मुल्क की सिक्योरिटी के इदारों के लिए एक सवालिया निशान
बनना पड़ता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी के अंदर भी जहां पर कहा जाता है कि हमने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है, इन बच्चों, मासूम बच्चों की शहादत से तो ऐसा लगता है पूरी कौम की जो कमर तोड़ दी गई है। अल्लाह खैर करे। अख्तर मेंगल साहब, सो आपको यानी कि आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात महसूस हो रहे हैं और ये सवाल उठाए जा रहे हैं, तो बहरहाल अब नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स एक पार्लिमानी निज़ाम में कि स्टैंडिंग कमिटीज भी मुतहर्रिक हों, मदू किया जाए अगर आपको ये एप्रीहेंशंस या ये तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, आप हेड से पूछें, बात करें, सिक्योरिटी एपरेटस से बात करें, जायज़ा लें कि नेक्टा चीफ कितना बाइख्तियार है, कौन से प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। सर, बिकॉज नेक्टा चीफ का भी मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, एक बार नहीं कई बार पिछले दौरे हुकूमत में। ही वॉज कोई एम्पावर्ड नहीं थे, कोई इख्तियारात मौजूद नहीं थे, कोई संजीदगी नहीं थी मियां साहब के दौर में भी उनको इख्तियारात देने में। और बहरहाल ये अब शायद वही सिलसिला आज भी चलता आ रहा है। मगर सर ये बताइएगा, आपकी आज मरियम बीबी से मुलाकात हुई और आपने ये इत्तफाक हुआ कि ये आपका प्लेटफॉर्म PDM का जो है यही वाहिद प्लेटफॉर्म है जिससे हुकूमत से निजात पाई जा सकती है। तो सर, मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर ये निजात जो है आप लोग चाहें तो कल भी हासिल कर सकते हैं, मैस इस्तीफे, रेजिग्नेशंस दे के। आप इसको खींचना चाह रहे हैं, तवील करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ऑप्शंस मुख्तलिफ रखे गए हैं। PDM की जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं वो शायद हमारा लास्ट ऑप्शन हो, लेकिन पहले ऑप्शन जो फैसले किए गए हैं वो ये है कि जी जल्दी जुलूस किए जाएंगे, एहतजाज किए जाएंगे, लेकिन निजात का मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी जल्दी हमें निजात मिल सकती है। ये बला आज की नहीं, ये 70 सालों की बला है जिस जमहूरियत को जो है निगल चुकी है तकरीबन। तो इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता कि इससे निजात हासिल की जा सकती है, लेकिन अपोजिशन अगर मुत्तहद रही और इसी नुक्ते पर उन्होंने स्ट्रगल की तो दुनिया में हमारे लिए काफी ऐसी मिसालें हैं जो एक बावकार और कौम ने हमेशा इख्तियार किए हुए जदोजहद के रास्ते। और जहां तक आपने कहा कि असेंबली में या जो आपकी स्टैंडिंग कमेटी, क्योंकि आपने खुद नहीं देखा है कि जी हम कितने सीरियस हैं असेंबलियों में, हम कितने मेंबरान हो चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हुकूमत की तरफ बनती है, जब जरूरतें होती हैं तो बिल जो है ना एक दिन में बिल पास किए जाते हैं। जब उनकी जरूरत होती है, जब कहीं से प्रेशर होता है उस पर, तो एक दिन में मतलब 5 मिनट में एक बिल पास किया जाता है। लेकिन शायद प्रायोरिटीज हमारी वो नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज हमारी जरूरतें हैं, हमारी प्रायोरिटीज हमारा मुस्तकबिल नहीं। अगर हम अपने फ्यूचर को अपनी प्रायोरिटी बनाकर सामने रखें तो शायद हम कोई रास्ता निकाल सकें। अच्छा अख्तर मेंगल साहब, आपने कहा दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एक ही रवायत चली आ रही है कि दोनों आईबॉल टू आईबॉल हुकूमतें और हिज़्बे इख्तिलाफ बार बार आन खड़े होते हैं टिल द अदर वन ब्लिंक्स। ये देखा जाता है कि कौन पहले ब्लिंक करेगा। मियाँ साहब ने बड़े मजबूत एहसाब का मुजाहरा किया, खड़े रहे, APS हो गया, एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से खान साहब को, आई मीन इट्स probably not very in nice words to say, मगर एक मौका मिल गया to back off, मगर वो एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे थे। और बार बार इस रवायत में हम देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को स्टेप इन करना पड़ता है। तो सर इसका फायदा क्या है अगर सियासतदान खुद मिल बैठ के ग्रैंड डायलॉग नहीं कर सकते, 2-2 कदम पीछे नहीं हट सकते, वो स्पेस मुहैया नहीं कर सकते कि एक डायलॉग हो, और तीसरे फरीक को ही आके बीच के अंदर सालसी करानी है या कहीं ना कहीं स्पेस मुहैया करनी है, तो फिर इस फायदा क्या है इस पूरी मश्क का? सारे डायलॉग, बातचीत, ये सख्त तरीन वक्त के वक्त दौरान भी इंसान डायलॉग पे रखता है, लेकिन सोचना ये चाहिए कि डायलॉग हम करें, क्या वो बात मानने के लिए तैयार है नहीं है। क्योंकि हुकूमत जब खुद ये कहती है कि जी हम नहीं मानेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, इसको मारेंगे, इसको, तो इसका मतलब कि हुकूमत जो जिम्मेदार होती है वो जब ये रास्ता इख्तियार करे तो अपोजिशन तो वैसे ही बहाने चाहेगी। ये जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो डायलॉग के लिए पेशरफ भी करे और लोगों को ऑफर भी करे। मैंने आज दिन तक ये नहीं देखा कि हुकूमत ने, क्योंकि शुरू दिन से आज दिन तक हुकूमत तो यही कह रही है ना, मैं इसको पकड़ूंगी, मैं इसको गिरफ्तार करूंगा, मैं इसको जो जेल में डालूंगा। दिस इज नॉट द वे टू डायलॉग। अच्छा
अच्छा मैंगल साहब, आखिरी सवाल देखिए, आपने नवंबर 10 2015 में भी ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, और सिलेक्टेड ही हैं जो पॉलिसियां बनाते हैं। फिर 2018 में मियां साहब ने आपसे सेनेट के लिए वोट मांगा, उसके ऊपर भी आपने अपना मौक़िफ़ जो है ट्वीट के जरिए दो टोक बयान किया कि जिन्होंने हमसे धोखा किया है, कोट अनकोट, हु हैव बिट्रेड अस, हम उनको वोट नहीं डालेंगे। तो सर बताइएगा कि अब मरियम से आपकी बात हुई है, मरियम बीबी से, आपने उनको कैसा पाया? सबको आप आजमा चुके हैं, उनमें आपको कोई नई नवीद नजर आ रही है कि वादे पूरे करेंगी, शील वॉक द टॉक? मेरी विजिट का मकसद जो था, मरियम जो कोयटा आई थी हमारी दावत पे, तो उनका कर्टसी कॉल थी मेरी, उनको शुक्रिया अदा करना कि वो वहां पर हमारी दावत पर आई। और इसके अलावा जिस अंदाज में और जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान के इश्यूज को रेस कर रही हैं, कोयटा के जलसे में जो उन्होंने बलूचिस्तान के, जो मैं समझता हूँ इस वक्त बलूचिस्तान का जो मसला सबसे अहम है, मैंने पहले भी कहा है कि बलूचिस्तान जो है मसलों का जो है अंबार बना हुआ है। जो मिसिंग पर्सन का मसला है, जिस अंदाज में वो उन्होंने उसको उठाया हुआ है, उसमें कोई शक नहीं कि मिसिंग पर्सन आज के नहीं, मिसिंग पर्सन सही अरसों से चले आ रहे हैं। लेकिन ये बात भी तस्लीम करनी होगी कि इस वक्त पीडीएम के प्लेटफॉर्म से तमाम वो की सतह की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान में न कि सिर्फ बिल्कुल बल्कि पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन का एक अहम मसला है। तो इसलिए मैं उनके पास गया था कि वो शुक्रिया भी अदा करूं उनका, और ठीक है, वो पीडीएम की एक अहम कंपोनेंट है। तो आइंदा पीडीएम की जो मीटिंगें होनी है और उसमें जो लायमल हमें बनाना चाहिए, उस पर भी बातचीत हुई। ठीक है सर, मगर उनके वालिद की भी तो बकौल आपके 2015 में सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी ना, वो भी तो इलेक्टेड नहीं थे, वो ज्यादा सिलेक्टेड थे, आज वाले ज्यादा सिलेक्टेड हैं, और बैरोमीटर क्या है? देखिए जी, जहां तक हमारे बलूचिस्तान में देखा जाए, हम तो किसी के हाथों से नहीं बचे। अब बस यही हमारी ख्वाहिश है या उम्मीद है, आने वाले दिनों में जो है फिर हमें यही वक्त या माजी के औकात जो है हमें वक्त नजर ना आए। वक्फे के बाद पूछेंगे, स्टे न्यूज़ आए। का शुक्रिया। मैं चौधरी साहब आपको खत्म करने का मौका दूंगी। मुस्लिम लीग के बेशतर रहनुमा कह चुके हैं कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे। इसाक डार साहब ने भी एक बड़ा तंदोतेज इंटरव्यू आज बीबीसी को दिया है, एंड आई विल आस्क यू अबाउट दैट। लेकिन 3 बार मुंतखब वजीर आजम का मफरूर का जेब नहीं देता, तो क्या वो इदारों को ललकारते ही रहेंगे मगर चमड़ी बचाकर? क्या इन इदारों से बातचीत नहीं हो सकती वापस आके? चौधरी साहब देखिए जी, जो मैंने अपनी गुफ्तगू शुरू की थी वो मैं उसको कल्मिनेट यहीं पे कर रहा था, जिस पॉइंट पे आपने अपना सवाल किया है। आपने, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है। मैं ये गुजारिश कर रहा था जी कि ये जो चंद चीजों का जिक्र आपने किया, या अभी ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल का हम अभी इस पे बात कर रहे थे, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि हुकूमत का आप देखें कि फोकस किस चीज के ऊपर है। नवाज शरीफ और नवाज शरीफ, बाहर उनको भिजवाया, डॉक्टर्स के बोर्ड बनवाए। जरा मुझे थोड़ा सा मौका दें, बात मैं उधर ही आऊंगा जो आपने आखिर में पूछी है। अब जनाब उनके ऊपर जनाब चाहे मगोइयां, उनके ऊपर गुफ्तगू, फिर जनाब उनकी सेहत के ऊपर सियासत, फिर जनाब हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम लेके आएंगे, मैं लंदन जाके उनको लेके आऊंगा। ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, यानी लंदन के अपने कवानीन है, उनका तरीकाकार है, नहीं मैं जाके खुद बात करूंगा, मैं लेके आऊंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 साल से ये नवाज शरीफ खेल रहे हैं, कितना और खेलेंगे? क्या पाकिस्तान में और कोई मसाइल नहीं? लोगों की तकलीफ तो आप कभी बात होती है, करते हैं, टॉक शोज में भी करते हैं, आपको अंदाजा है पाकिस्तान की कौम कारबर दुख और दर्द से गुजर रही है, कोई परवाह नहीं। नवाज शरीफ हर चीज में नवाज शरीफ। तो जाहिर है नवाज शरीफ को अगर आप इतना कॉर्नर से लगाएंगे तो नवाज शरीफ क्या करेगा? नवाज शरीफ को झूठे मुकदमे आपने बनाए, नवाज शरीफ को आपने अंदर किया, नवाज की बेटी को आपने पकड़ा, उसके बेटों को इश्तिहारी कर दिया, कोई चीज छोड़ी है नवाज शरीफ की? शहबाज शरीफ के जनाब बेटे को पकड़ा, दूसरे को इश्तिहारी किया, शहबाज शरीफ को एक दफा पकड़ा, दूसरी दफा पकड़ा, वो बेटियों को बुला रहे हैं आप। यानी हुकूमत का सिवाय इसके कि शरीफ खानदान के खिलाफ ये कौन स्लाट करे,
इसके अलावा कोई और काम है? ठीक है सर, मैं जरा सी और डेप्थ में लेके जाना चाह रही हूँ कन्वर्सेशन को, एंड स्टे विद मी फॉर अ सेकंड सर, क्योंकि देखें वोट को इज्जत दो का जो नारा है वो तो पहला कदम है, वो एक बुनियादी कदम है, उसके ऊपर कोई इनकारी नहीं होगा। लेकिन सर सेहत जमहूरियत के लिए और भी बहुत सी चीजें जरूरी हैं कि जमहूरियत जो है तगड़ी और सेहत याब हो। अली मोहम्मद साहब, उसके अंदर फंक्शनिंग गवर्नमेंट सबसे जरूरी है। जो सबसे बड़ा गिला है आपकी हुकूमत के साथ, आपकी हुकूमत की लीडरशिप, एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पब्लिक सर्विसेज मेंटेन करना, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो कि नहीं है, इकोनॉमिक असिस्टेंस, बेरोजगारी, लैक ऑफ गवर्नेंस, ये सब आप काबीना में आज मौजूद होंगे। 2.5 घंटे वजीर आजम इस इशू पे पिटते रहे। सिविल लिबर्टीज, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू रिमेन साइलेंट, राइट टू अ फेयर कोर्ट ट्रायल, no fair court trials for the opposition by the way, right to marry, right to vote, right for unreasonable searches of your home। इधर तो होटल रूम्स के ऊपर भी छापे मार के खातून के अंदर होते हुए भी ड्रैग आउट कर लिया जाता है लोगों को। और then political culture, रवैये, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स, आपके सेंटिमेंट्स विच गिव ऑर्डर टू अ पॉलिटिकल प्रोसेस, ये सारी वो चीजें हैं जो एक जमहूरियत की सेहत के हवाले से हमें बताती हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? इनकी वोट को इज्जत दो हो भी जाए तो इन लोगों ने कितना काम किया और इन सब चीजों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं? देखिए, ये जो वोट को इज्जत दो का नारा है, तो क्या वोट को इज्जत देने का मतलब सिर्फ ये है कि आप वोट की एट द टाइम ऑफ काउंटिंग जो उसकी सैंक्टिटी है और जिसके लिए वोट पड़ा है उसी को मिले? क्या सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट यही है? देखिए, वोट तो एक बैत है बेसिकली। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है, उन्होंने तो बैत से इनकार किया था ना, जुल्म के खिलाफ। तो ये तो एक बैत है। आप जब किसी को वोट डालते हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करते हैं। उसमें एक रिक्वायरमेंट आपकी ये है कि मैं अगर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को वोट करता हूं तो मेरा ये हक है कि मेरे वोट की पर्ची डॉक्टर तारिक साहब के बक्से से निकले। लेकिन क्या उसके बाद कहानी खत्म है? नहीं, उसी के बाद तो कहानी शुरू होती है। ये मैंने एक अमानत इनके हवाले की है कि जब तक नया इलेक्शन नहीं होता आपने मेरे हर चीज का ख्याल रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरी जो अमानत है, जो अमानत आपके पास है, जो इख्तियार आपके पास है, वहां आपने बैठ के उसको इस तरह रखना है जैसे आप एक चौकीदार एक घर के बाहर खड़ा होता है और किसी को अंदर नहीं आने देता। I'll come to the governance, sir. A very short break. We're coming back to the governance issue, sir. बहुत जरूरी है। साहब ने भी बीबीसी को इंटरव्यू में ये कहा है कि हम देखेंगे कि अदालतों की फंक्शनिंग कैसी जा रही है और फिर क्या वो इंसाफ कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, और फिर मियां साहब जो हैं वो बाहर बैठ के अदालतों का कॉन्डक्ट जज करेंगे। ये बहुत बड़ा मेरे लिए तो इशू है सर, टू एक्चुअली डाइजेस्ट दिस। इदारों के किरदार पर शुबा क्या इदारों की इज्जत है। एक वक्फे के बाद वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। चौधरी साहब बताइएगा कि डार साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया कि जब तक हम देखेंगे नहीं कि अदालतें इंसाफ दे रही हैं कि नहीं, मियां साहब वापस नहीं आएंगे, तो क्या वो बाहर बैठ के हमारे इदारों का मुआवजा करेंगे और देखेंगे, उनको जज करेंगे? क्या इस तरह इदारों को भी इज्जत दी जाती है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक डार साहब का वो इंटरव्यू नहीं देखा, लिहाजा उसकी मैं बता रही हूँ ना आपको, क्या मियां साहब बाहर बैठ के अदालतों का कॉन्डक्ट जज करेंगे? सिंपल सवाल है। मैंने सुन लिया, आपने 3 दफा ये रिपीट किया है, लेकिन इसमें क्या सैको सबाक था? इससे पहले गुफ्तगू क्या हुई, बाद में क्या हुई? अगर मैं सुनूंगा तो इसके ऊपर मैं तभी कोई आप ये कहें कि तसली बख्श बात कर सकता हूँ, लेकिन जो एक जुमला आपने कहा इस पर जरूर मैं कमेंट करूंगा। आप मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो जज सजा देता है, पाकिस्तान की आला अदलिया उसको घर भेज देती है मिसकॉन्डक्ट पे, तो उस जज के कॉन्डक्ट पे अगर हम बात करें तो हम बुरे हो गए। और अदलिया खुद कह रही है कि वो इस किरदार का हामिल नहीं है कि वो जज रह। अदलिया नहीं भेजा था ना सर, अगर एक जज एक खोटा सिक्का निकला भी तो उसको एक्सपोज किया ना, अदलिया नहीं भेजा। हाउ कन्वीनियंट टू से कि अब जज करेंगे कॉन्डक्ट को अदालतों पे फिर आएंगे, भेज दिया ना उसे। मैं तो आपको बराह रास्त उस अदालत की बात बता रहा हूँ जिसने मियां नवाज शरीफ साहब को सजा दी। अब इस कॉन्डक्ट का अगले पार्ट पे आ जाए, अगर वो जज इस कॉन्डक्ट का हामिल नहीं था कि वो इस कुर्सी पे फायज रह सकता, क्या उसका फैसला बरकरार रहना चाहिए था? जो फैसला वो करके गया वो कायम है। ये सारा जो अभी आप कह रही है ना कि चोर चोर इश्तिहारी यारी और नवाज शरीफ मफरूर, उसी फैसले की पादाश में सारा कुछ चल रहा है। आप मुझे पूरी ईमानदारी से बता दें
कि जब उस जज के कॉन्डक्ट पे इतना सीरियस सवाल उठाया गया अदलिया की तरफ से, मैं मशकूर हूँ कि वाकई उन्होंने बड़ेपन का सबूत दिया, मेरिट पे किया, उन्हें घर भेज दिया, वो फैसला बाकी रहना चाहिए, फैसला बरकरार है। सर मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात बता सकती हूँ सर कि अगर एक फ्यूजिटिव रूलर महाराजा हरी सिंह जो है उसकी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हम आज तक भुगत रहे हैं ना, जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है लॉ के अंदर कश्मीर की सूरत में, तो हमारा 3 बार मुंतखब वजीर आजम भी आज फ्यूजिटिव है और वो बाहर बैठ के जिस तरह अशखास को ललकार रहा है, इधर फॉल्ट लाइंस जिस तरह एक्सपोज हो रही हैं, हम उसके मुतहम्मिल नहीं है। मैं तो ये कह रही हूँ लॉ एंड ऑर्डर, इस मुल्क, इसके सिस्टम को जिसको आपने रूल किया है उसको आके अप्रिशिएट करें, उसके सामने सर तस्लीम खम करें एंड फाइट योर बैटल्स हियर। बाहर बैठ के तो मैं समझने से कासिर हूं ये काम किस तरह होगा और कितनी जैसे कहते हैं आपको कितनी वैलिडिटी मिलेगी ये काम उधर से करते हुए। वैसे मैं बड़ा हैरान हूँ। देखें, चंद फैक्ट्स को आप या तो भूल गई हैं या आप उनका जिक्र नहीं। मियां नवाज शरीफ इन्हीं अदालतों के कायम की हुई JIT जिसमें 19-20 ग्रेड के अफसर थे, उनके सामने पेश हुए बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनकी बेटी पेश हुई, उनके भाई पेश हुए। बिल्कुल नहीं भूली सर, हमने अप्रिशिएट किया इस बात को, उनके वापस आने को। फिर उसके बाद उसके बाद जनाब इन्हीं अदालतों से जो सजा हुई वो सजा भुगतने के लिए आए, अपनी बीवी को किस साल में छोड़ के आए। बाद में उनका ये तो सारा कानून हरकत में आ रहा था मुल्क के अंदर, बाद में अपील का आप लोगों के पास राइट है, इसको अप्रिशिएट भी क्यों करना पड़े? लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने चूंकि जहां से गुफ्तगू शुरू हुई थी ना कि मियां नवाज शरीफ साहब परवाह नहीं कर रहे, तो मैं आपको ये मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने परवाह की पाकिस्तान की अदालतों की, अभी भी करते हैं। कानून की अमलदारी से कोई भी बाहर नहीं है, ना हमारी पार्टी से कोई ना मियां नवाज शरीफ। लेकिन ये जो तल्ख हकीकतें हैं ये आपके सामने हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ कि ऐसा मुस्तकबिल में नहीं होना चाहिए। हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि अदालतों से इंसाफ हो, अदालतों से कंट्रोवर्शियल फैसले ना आए। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का फैसला भी अदालतों ने दिया ना। चलें सर, ये तो बहुत तशनीगी रह जाएगी, मेरे पास वक्त की किल्लत है। मैं चाह रही हूँ अली मोहम्मद साहब के पास भी आ जाऊं, बिकॉज हमेशा अदालतों को नून लीग के लिए फ्रेंडली कहा गया है। आज पहली दफा अगर ये हो रहा है तो ये हम नहीं कर सकते पिक एंड चूज कि हम बाहर बैठेंगे और हम जज करेंगे अदालतों का कॉन्डक्ट और फिर आएंगे। दिस इज एब्सर्ड, यानी कि दिस इज नॉट लॉ ऑफ द जंगल सर। अगर वोट को इज्जत देनी है तो इदारों को भी इज्जत दो, अगर फिर लॉ एंड ऑर्डर को भी इज्जत दो, इधर कॉन्स्टिट्यूशन को भी इज्जत दो और आके फिर दुरुस्तगी करें, रिफॉर्म्स करें सर। 3 बार मुंतखब वजीर आजम रह चुके हैं, इदारों को मजबूत करें इधर सर। ये काम सब आप लोगों को फिर करने चाहिए थे। आखिरी क्वेश्चन अली मोहम्मद साहब, सर मुझे बताइएगा कि डार साहब ने यह भी कहा है कि वजीर आजम इमरान खान और पाकिस्तानी हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद मियां नवाज शरीफ को बरतानिया से पाकिस्तान नहीं लेकर आया जाएगा। तो सर मुझे बताइए कि ये लंदन को भेजे गए आपके 3 खत, सफारती सतह के ऊपर आपकी बातचीत जो अभी भी हो रही है और मुतअद्दिद टेलीफोन कॉल्स जो हैं, क्या मियां साहब की वापसी मुमकिन है या इज इट जस्ट अ जोक? देयर इज नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी एंड देयर इज अगेन, उधर कानून है, उधर बोरिस जॉनसन आप लोगों की एक अपील के ऊपर एक बंदा उठा के नहीं आपको आपके हवाले कर देगा। देखिए, आपने यहाँ भी एक बात रेज की है, बार बार आपने एजिटेट की है, मुझे इसका 100% यकीन है, हमारी आपकी हमसे कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन एज अ मिडिल क्लास पर्सन, एज अ पर्सन हु इज अ सेल्फ मेड पर्सन, आप ये फील करती हैं कि मियां नवाज शरीफ को उसी तरह से कानून के सामने जवाबदेह होना चाहिए जिस तरह आप हैं या हम जैसे कोई भी। मैं मिडिल क्लास का आदमी और सेल्फ मेड लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत की बलबूते पे, अल्लाह के बाद सबसे पहले अल्लाह, अपने आप पे कभी नहीं कहना चाहिए हमने किया। लेकिन ये यहाँ पे एक सवाल बनता है कि क्या जो हैं मियां नवाज शरीफ और इसाक डार साहब, आर दे मोर इक्वल देन द अदर्स, यानी कि वी आर ऑल इक्वल्स? ये कि हम ऑब्जर्व करेंगे, या मैं आपसे गिला करूंगा कि क्योंकि आप छोटी बहन है कि आप इनसे क्यों ये तवक्को करते हैं कि इनमें से कोई मैं कोई ज्यादा आगे नहीं जाता, मैं कोई मौलाना मोहम्मद अली जौहर की नहीं मैं बात करता, मैं कोई चे गुवेरा की नहीं बात करता, मैं बेनजीर भुट्टो शहीद की भी बात नहीं करता। एक सिंपल पॉलिटिकल वर्कर जो होता है वो अपनी चीजें फेस करता है। अवाम में जो आदमी होता है, जो काउंसलर भी होता है, वो कभी भी अपने इलाके से निकलता नहीं है, अपने इलाके से आउट नहीं होता, वो उधर ही फेस करता है लोकल थानेदार को। Let's do that in another show, sir, because we're out of time now. Thank you very much for your time this evening. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. Good night, अल्लाह हाफिज.